गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हम मिरर के बारे में काफी पढ़ चुके हैं। मिरर के यूजेस हमने स्टडी किए थे, कहां कहां पर मिरर को यूज किया जाता है, मिरर की इमेज किस तरह से बनी थी। वो एक ऑप्टिक्स का एक पार्ट था। नाउ वी आर डीलिंग इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम and encounter on a transparent surface, some part of this ray get back in same medium while the rest enter in another medium and deviates from its path। कोई लाइट रे किसी एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर जब एनकाउंटर करती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से हमारा मतलब वाटर, ग्लास, ग्लिसरीन, किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे जब वो इंसिडेंट करती है तो उस रेस का कुछ हिस्सा उसी मीडियम में लौट जाता है, जिसको अपन लोग रिफ्लेक्टेड रे भी कहेंगे, और जो रेस्ट होता है वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है। रेस्ट जो दूसरे मीडियम में एंटर करता है, अब उस रे को जाना तो इस पाथ से चाहिए था। देखिए, जैसे ये रे जो है जानी तो इस पाथ से चाहिए थी, लेकिन डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ये आपका नॉर्मल है। ओके, अभी आप कहेंगे सर ये नॉर्मल की तरफ आ रही है, वो एक अलग बात है, उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, वो अपना जो ओरिजिनल पाथ था उसको फॉलो नहीं करेगी। इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखना होता है कि लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, जो एक तरह से आपका डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। ये आपका रेयर मीडियम है, जैसे ये एयर है। अब ये लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ लाइट रे एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट रे मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। सिमिलरली आप इसी तरीके से एक और यहां एक डायग्राम और देखिए। ये देखिए, इसमें लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही है। ग्लास एक तरह का कैसा मीडियम हो गया? डेंसर हो गया। और एयर किस तरह का मीडियम हो गया? रेयर हो गया। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी कैसी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। उस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये है, और ये अब नॉर्मल से दूर गई। इफ लाइट रे एंटर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन लाइट रे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ लाइट रे एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ये अब आपको बताना है, आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए आप कि व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा लाइट रे के साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत कम बच्चे इस चीज को जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन होता है लाइट की स्पीड की वजह से। द मेन रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पीड ऑफ लाइट। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसा आपको शुरुआत में लेक्चर में बताया गया था, समझाया गया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा, स्पीड आपकी क्या होती जाएगी? और कम होती जाएगी। अब लाइट रे जैसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, तो डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड की वजह से ये फिनोमेना आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये सिस्टम इसका है। तो रिफ्लेक्शन क्यों होता है? डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। एक बार इसकी डेफिनेशन समझिए। When a light ray travel one medium to another medium, या when a light ray travel in a medium and encounter or incident on a transparent surface,
Some part of this ray reflected back in same medium while the rest enter in another medium and deviates from its path. This is known refraction of light. Law of refraction. Laws of refraction. रिफ्रैक्शन के लॉस क्या है? सबसे पहला रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन. दिस इज द फर्स्ट लॉ. एंड सेकेंड लॉ इज स्नेल्स लॉ. आप सब लोग इसको 10th क्लास में पढ़ के आए हैं. स्नेल्स लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो है इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हेन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ रेशियो ऑफ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant which is known refractive index of one medium with respect to another medium. इसको बहुत ढंग से समझिए इस चीज को. स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. जैसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. लाइट रे किस मीडियम से किस में आई है? n1 से n2 में. तो जिसमें आएगी वो तो न्यूमरेटर में रहेगा और जिसमें जाएगी वो डिनोमिनेटर में रहेगा. तो अपन इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 या इसको अपन लिख सकते हैं हम n21. n21, what is n21? n21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो, n21 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर. ये किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे के रेस्पेक्ट में. वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के अलग अलग होते हैं. ये एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू अदर. ऐसे ही आप इधर देखिए, मान लीजिए यहां पर लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही थी और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है? n2 और एयर का क्या ले रहे हैं हम लोग? n1. अब लाइट रे n2 से n1 में आ रही है. तो अब जब लाइट रे n2 से n1 में आएगी, अब इसके लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए? साइन आई या एंगल आई मान लीजिए और ये आपका एंगल आ रहा है, बताइए क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, अब लाइट किस में एंटर किया है? n1 में एंटर की है, तो n1 न्यूमरेटर में और n2 डिनोमिनेटर में, और ये आया आपका n12. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास. ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रेस्पेक्ट में. ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर के रेस्पेक्ट में. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये n12 और n21 तो हमने पहले कभी इतना देखा नहीं, हमने म्यू से, कई जगह पे म्यू से डिस्कशन किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है. अलग अलग जगहों पर अलग अलग नोटेशन यूज किए जाते हैं. यहां पर अपन लोग n से यूज करेंगे. हमारी बुक भी n से ही हमको यूज करने का कहती है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये तो आपने बता दिया कि सर n12 ये होता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल्स टू c अपॉन v. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लाइट की वैक्यूम में स्पीड और मीडियम में स्पीड का रेशियो, वही आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है. तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है ये आपकी? यूनिटलेस. और यूनिटलेस होगी तो ये
डायमेंशनलेस भी होगी। कैसी हो गई है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, आई आपके पास ये समझ में क्लियर है? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n = c/v। आपसे अगर किसी क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो आपने पढ़ा है n12 और n21 वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे जब आप उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? इसके बाद आप आगे देखिए, मान लीजिए अभी आपको बताया गया था कि n21 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। n21 हुआ n2/n1 और n12 हुआ into n1/n2। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, क्या मिला आपको? 1 मिला आपको। कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है, जिसे अपन साइन का ये रूल लगाते हैं, sin i/sin r, और क्वेश्चन में हमको n21 रिक्वायर है और दिया हुआ है उसने आपको n12। आप n21 तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि दिया है उसने आपको n12, लेकिन यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि n21 और n12 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 आता है। तो आप n12 को लिख सकते हैं, यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं, जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है तो n12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/n21। अगर आपको यहां n21 की वैल्यू रखनी हो तो n21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/n12। तो इसके क्वेश्चनों में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर कि भाई अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। n12 गिवन है और n21 निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे, या दूसरा वाला n21 गिवन है और n12 फाइंड आउट करना होगा तो इसको यूज करके फॉर्मूला इसका निकाल के फिर इसको यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ में इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर? अब एक और देखिए, एक और इसी पे एक कॉन्सेप्ट और देखिए। देखिए, जैसे 3 मीडियम हो, एयर, ग्लास, एयर, वाटर, ग्लास। ये लो, एयर, वाटर, ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3। रे पहले एयर से वाटर में आ रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है और ग्लास से वापस किस में आ रही है? एयर में। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेंगे? देखिए, पहले रे एयर से किस में आ रही है? वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? किस में आ रही है? वाटर में, n21। फिर वाटर से किस में आ रही है? ग्लास में। तो किस में आ रही है? ग्लास में। तो ग्लास का कितना हुआ? n3। किससे आ रही है? n2 से, n32। इसी तरीके से अब ग्लास से वापस किस में जाएगी? वो एयर में। तो ग्लास से जब वो एयर में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। और लेकिन किससे? ग्लास से, n13। आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, आपको 1 मिलेगा। आप इनको करके देखिए तीनों को, आपको मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा। n21 को अपन n2/n1 लिख सकते हैं, n32 को अपन n3/n2 लिख सकते हैं, n13 को अपन n1/n3 पुट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1। तो ये कोई यहां पर 3 से ज्यादा मीडियम भी हो सकते थे, देयर आर 4, 5, 6 मीडियम। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1, 2 और 2, 1 इनका बहुत ध्यान रखना होगा आपको, ये देखना होगा। जिसमें लाइट इंसिडेंट होती है वो फर्स्ट आता है और जो रीजन होता है वो बाद में आता है। क्लियर? अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहली एप्लीकेशन है सन लुक्स a little before by actual sunrise and looks until and after actual sunset।
आपने देखा होगा अभी सूरज उगा भी नहीं है उससे पहले दिख जाता है। सन लुक्स अ लिटिल बिफोर बाय एक्चुअल सनराइज एंड लुक्स आफ्टर बाय एक्चुअल सनसेट। उदय होने से पहले ही आपको दिख जाता है सूरज और अस्त होने के बाद भी आपको दिखता रहता है। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है जब आपको किसी ने इसका कोई रीजन नहीं समझाया होगा, बट कहा कि दिस इज द बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमेनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। आज आपको नहीं समझाते। देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पर ये आपका ऑब्जर्वर है और ये इसके चारों तरफ देखिए व्हाट इज दिस, ये है एटमॉस्फेयर। सनराइज से क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द सनराइज? आप सनराइज से क्या समझते हैं? सनराइज का मतलब क्या होता है? सनराइज का मतलब होता है सन का होराइजन से ऊपर उठना। ये होराइजन है, होराइजन इसको हिंदी में क्षितिज कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां पर अर्थ और सन दोनों एक दूसरे पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एज्यूम किए जाते हैं। ये होराइजन है और ये एटमॉस्फेयर है। सनलाइट जो आती है वो वैक्यूम से आती है। अब वैक्यूम से लाइट एटमॉस्फेयर में आएगी। अब सीधी बात है, एटमॉस्फेयर तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डेंसर ही रहा, डेंसर मीडियम की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव होता है 1.00029, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हालांकि ज्यादा कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, बट फिर भी वैक्यूम के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है। अब जैसे ये सन है आपका, इस समय सन की ये पोजीशन है, देखिए ये सन है, ये इसकी रियल पोजीशन है। ये सन की रियल पोजीशन, ये सनलाइट आ रही है, ये आपका ऑब्जर्वर थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, ये सनलाइट आ रही है। अब सनलाइट जो आ रही है, ये सनलाइट रेयरर मीडियम से एटमॉस्फेयर में आ रही है, वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर में आ रही है। तो जाना तो उसको एक्चुअल में ऐसे ही चाहिए, लेकिन आप जानते हैं लाइट भी अगर रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी तो वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एटमॉस्फेयर डेंस होता जाएगा। आप भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, हाई हिल एरियाज पर जाते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत लाइट होता जाता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में अंदर होती जाएगी ये डेंस, ये पूरी एकदम पूरी पीछे की तरफ आएगी, और जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमको सन की पोजीशन यहां दिखाई देगी। ये पोजीशन दिखाई देगी, ये इसकी अपरेंट पोजीशन है। ये इसकी अपरेंट पोजीशन है और ये इसकी रियल पोजीशन है। अब ये अपरेंट पोजीशन मतलब सनलाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि लाइट रे रेयर मीडियम से वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में गई तो मूव टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ मूव की, तो ये फोल्ड होती हुई ऐसे आ गई, जो उसको हमने पीछे की तरफ इंसिडेंट किया तो ये इसका यहां से आती हुई हमको लगी। ये सीधी नहीं गई है, देखिए सीधी जाती तो निकल जाती, बट नहीं गई। ये शिफ्ट लगभग ½ डिग्री का होता है। जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, जब ये पूरा दिन कंप्लीट, हमारी अर्थ जब सन का एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो वो 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। ये ½ डिग्री का शिफ्ट है, ½ डिग्री का शिफ्ट है। 360 डिग्री शिफ्ट करने में टाइम जो लगता है वो 24 आवर्स लगते हैं, जिसको अगर हम मिनट में बताएं तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 24 इंटू 60, 360 डिग्री को मूव करने में 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना आएगा? 24 इंटू 60 अपॉन 360। 60 से ये 6 टाइम, 6 से ये 4 टाइम, लगभग 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। और मैं कह रहा हूं ये शिफ्ट कितने का है? ½ डिग्री का।
अब हाफ डिग्री का शिफ्ट है, इसको हम टेलीस्कोप की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। अब ये हाफ डिग्री का शिफ्ट कितने का आया बताइए? हाफ डिग्री मीन्स हो गया ये 4/2 2 मिनट। तो सन आपको एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा और एक्चुअल सनसेट के बाद 2 मिनट तक दिखता रहेगा। इस तरह से डे लेंथ में लगभग 4 मिनट का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये सन आपको थोड़ी देर पहले दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद तक आपको दिखता रहता है। इवन जब आप सनराइज के समय या सनसेट के समय देखते हैं, सन आपको स्फेयर, पूरा स्फेयर नहीं दिखता है, हल्का सा ओवल शेप दिखती है, बड़ा दिखता है, थोड़ा सा ओवल शेप का यानी अंडाकार शेप का दिखाई देता है। वो उसका जो ओवल शेप है वो भी किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो सन रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमको एक्चुअल सनराइज से पहले और एक्चुअल सनसेट के बाद तक हमको वो दिखाई देता है। ये रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। ऐसे ही रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड और भी एप्लीकेशंस हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेक्चर्स लिए जा रहे हैं ये कोविड-19 के तहत लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय स्कूलों में जाकर पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऑनलाइन ये व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, इससे मैं आपको समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है अपनी तरफ से बेस्ट देने का। और अच्छी तरीके से आप इन पे थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, मेहनत कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, बार बार लेक्चर को देखिए, समझिए, चीजों को कोशिश कीजिए। ओके, इसके बाद के जो अपन के 3 एप्लीकेशंस और बेस्ड इस पर बेस्ड है, जिनमें से द बॉटम ऑफ वाटर अपीयर टू बी रेज, एक एप्लीकेशन ये है। ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, एक एप्लीकेशन ये है। बेंडिंग ऑफ अ पेंसिल, ये भी एक एप्लीकेशन इसके ऊपर है। तो ये सब आपको हम लोग कल के लेक्चर में यानी टुमारो में इसको हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।